दुनिया के मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत का चंद्रयान 3 अब चांद की सतह से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब आगे क्या होने वाला है? चंद्रयान 3 किस तरह चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा? कितने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ेगा? अगर भारत के मून मिशन की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की मुलाकात किसी और से भी होगी? चंद्रयान 3 के लैंडर की डीबूस्टिंग शुरू हो गई है, यानी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करने की प्रक्रिया बिल्कुल ट्रैक पर है। इसरो ने लेटेस्ट अपडेट दे दी है। आगे क्या होगा, एक एक डिटेल आपको देंगे। सबसे पहले आपको चंद्रयान 3 के लैंडर से ली गई चांद की लेटेस्ट तस्वीर दिखाते हैं। चांद की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर से ली गई यह तस्वीर 17 अगस्त की है, यानी वो वक्त जब प्रपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को सेपरेट किया गया था। पहले इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम समझते हैं। पहले फ्रेम में जो जलती हुई चीज आपको दिख रही है वो चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल है। इसी प्रपल्शन मॉड्यूल ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ा था। दूसरे फ्रेम में आपको जो चीज दिख रही है उसे फैब्री कहते हैं। फैब्री एक बड़ा चंद्र प्रभाव वाला गड्ढा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस गड्ढे के चारों ओर दीवार खड़ी है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने जो तस्वीर भेजी है उसके तीसरे फ्रेम में 42 किलोमीटर लंबा जियोडेनो ब्रूनो और हरखेबी नाम के दो और गड्ढे दिख रहे हैं। इसी वीडियो के चौथे फ्रेम में आप दाईं तरफ एक कोने में पृथ्वी को भी देख सकते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली गई चांद की कुछ और तस्वीरें जारी की है जो 15 अगस्त की है। इन तस्वीरों में आप चांद की सतह साफ साफ देख सकते हैं। चंद्रयान 3 का अगला टास्क चंद्रमा के इसी सतह पर लैंड करने का है। इस वक्त अंतरिक्ष में ऐसा क्या हो रहा है जो आज से पहले आपने ना देखा ना सुना? अंतरिक्ष में भारत के चंद्रयान 3 का पीछा कौन कर रहा है? आगे आगे चंद्रयान 3, पीछे पीछे कौन सा यान, किस देश का यान चांद की सतह पर पहले लैंड करने की कोशिश कर रहा है? आप इसे अंतरिक्ष की मिनी रेस भी कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ है भारत का चंद्रयान 3 मिशन और दूसरी तरफ है रूस का लूना 25 मिशन। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च किया। रूस ने लूना 25 मिशन 10 अगस्त को लॉन्च किया। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट 23 अगस्त है। लूना 25 की लैंडिंग डेट 22 अगस्त है। दोनों में से कौन पहले चांद पर पहुंचेगा? क्या चांद की सतह पर चंद्रयान 3 और लूना 25 लैंड करने के बाद आपस में टकरा भी सकते हैं? अगर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग हो जाती है तो वो चांद की सतह पर एक जगह खड़ा रहेगा या एक कोने से दूसरे कोने पर मूव करेगा? रूस का लूना 25 लैंड करने के बाद क्या करेगा? क्या वो भी चांद की सतह पर मूव करेगा या एक ही जगह खड़ा रहेगा? इन सारे दिलचस्प सवालों के जवाब आपको देंगे, मगर उससे पहले आपको रूस के लूना 25 मिशन से जुड़ा अपडेट दे देते हैं। रूस ने भी अपने यान से ली गई चांद की तस्वीरें जारी कर दी हैं। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट से ली गई पहली तस्वीर 13 अगस्त की है, जिसमें आप बाईं तरफ पृथ्वी को देख सकते हैं और दाईं तरफ चांद को देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर 17 अगस्त की है, जिसमें चंद्रमा के सुदूर भाग पर दक्षिणी ध्रुव के पास एक लैंडस्केप साफ साफ दिख रहा है। भारत और रूस दोनों ही देशों का लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का है और दोनों की ही टारगेट पर वो साउथ पोल है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड नहीं करा पाया है। अब सवाल यह है कि इन दोनों देशों में से कौन सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंच सकता है? इसका जवाब फिलहाल रूस है, क्योंकि उसकी लैंडिंग डेट 22 अगस्त की है, जबकि भारत के मिशन की लैंडिंग डेट 23 अगस्त है। रूसी मिशन का ड्यूरेशन 1 साल है, जबकि भारत के चंद्रयान 3 का मिशन 14 दिनों का है। भारत और रूस के मिशन में कुछ फर्क भी है। नंबर 1, रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड करने के बाद स्टैटिक रहेगा, यानी वो चांद की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, जबकि भारत के चंद्रयान 3 मिशन में एक रोवर लगा है
जो चांद की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। नंबर 2, चंद्रयान 3 और लूना 25 चांद की सतह पर लैंड करने के बाद एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो एरिया प्लान किया गया है वो अलग अलग है। अब सवाल है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह तक का सफर कैसे तय करेगा, वो भी तब जब डीबूस्टिंग की अहम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले इसका जवाब आपको देते हैं। इस प्रक्रिया के तहत लैंडर विक्रम की गति को धीमा करके उसे चांद की कक्षा में नीचे की तरफ उतारा गया। ये प्रक्रिया 20 अगस्त को भी होगी, जिसके बाद विक्रम लैंडर की चांद की सतह से दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाया जाएगा। लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसका जवाब यह है कि लैंडर और रोवर दोनों ही लैंडिंग के लिए जरूरी ऊर्जा सौर ऊर्जा से हासिल करेंगे। चूंकि अभी चांद पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा, यही वजह है कि चांद की सतह पर लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त रखी गई। ये तो भारत के मून मिशन की टेक्निकल बातें हुई। अब जरा एक्साइटिंग बातें करते हैं, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 से किसी देश को सबसे ज्यादा जलन हो रही है तो वो है पाकिस्तान। इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गया है। जी, चांद पे पहुँच गया और वो आगे हो सकता है सूरज पे भी पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जूं के तू ही हम। ये कहने में कोई बात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। अच्छी बात है, अगर हम नहीं जा सकते कोई तो जाएगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीज़ें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा, जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा, हमें भी पता चलेगा और हमें भी कुछ शर्म हया आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारी तो दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग ले आए। हमें उसकी अब बोझ और ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमारे पड़ोसी है और तरक्की उनका भी हक है, ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती है, उनकी थोड़ी है। तो हम दुआएं करेंगे कि उनकी जो चंद्रयान 3 है सेफली लैंड। उन लोगों ने हार नहीं मानी, उन लोगों ने दोबारा इसको ट्रायल किया और चंद्रयान के नाम से दोबारा लॉन्च किया। और सुनने में ये आ रहा है कि अगले 4 दिन में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा और चांद की उस लोकेशन पे पहुँचेगा जहाँ पर अभी तक मतलब है कि जितने भी मुल्क अब तक चांद पे गए हैं वो उधर तक नहीं पहुँच सके, जिस लोकेशन पे वो जाके उसने। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है, इसलिए तो आज वो चांद पर पहुंच गए। और हम देखें, आज तक मुझे तो लगता है हम जमीन पे भी सही तरह नहीं पहुंचे। आज उनका झंडा चांद पर पहुंच गया है और हम इसी बात पर फख्र करते रहे कि भाई हमारे चांद पर झंडा। आपको पता है कि इंडिया ने इस मिशन के लिए 615 करोड़ का खर्चा किया है और जब हमें IMF से कर्जा मिला तो हमने कहा हम 40 करोड़ का झंडा बनाने जा रहे हैं और हमने वो बॉर्डर पर लगाना है ताकि वो इंडिया से ऊंचा हो, जिसमें पूरी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया कि 40 करोड़ जो है वो सिर्फ एक झंडे पर लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इसी में अटके हुए। अगर वाघा बॉर्डर जाओगी तो वहीं पे जो होता है वो जो सिपाही पैर उठाते हैं, ठीक है, वही चलता है कि उसने ये किया, हमने इंडिया को नीचा दिखाया, यही चीज़ें चलती है, ठीक है। लेकिन हम अपनी तरक्की का नहीं सोच रहे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अपनी कोई स्पेस एजेंसी नहीं है, बिल्कुल है। उस स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को, यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारतीय स्पेस एजेंसी के बनने से 8 साल पहले ही पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी बन गई थी। पाकिस्तान का सुपार्को 16 सितंबर 1961 को वजूद में आया, जबकि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। लेकिन आज की तारीख में सच्चाई यह है कि कुछ घंटों के बाद हिंदुस्तान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। दुनिया नजरें गड़ाए भारत की तरफ देख रही है, जबकि पाकिस्तान में कोई स्पेस एजेंसी जैसी चीज भी है, दुनिया ये जानकर ही शॉक्ड हो रखी है। ऐसा क्यों है? ये खुद उन लोगों से सुनिए जिन्होंने ऑन कैमरा बताया है कि भारत क्यों चांद पर पहुंचने वाला है
और पाकिस्तान क्यों अभी भी जमीन पर ही रेंग रहा है। इसरो ने अपना एक मिशन जारी किया है चांद के लिए, चंद्रनारायण 3 नाम है उसका। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट इसरो। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो, और मैं भी समझना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं सवाल को कंप्लीट कर देता हूँ कि इसरो और देन पाकिस्तानी सुपार को, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसरो इतना कामयाब कैसे है और हम इस वक्त अभी तक ज़मीन पर क्यों हैं। First, I would like to say that there is no comparison between India and Pakistan. But ISRO, you know, hats off to the teams, from ISRO जो उन्होंने किया है, it's remarkable. As a South Asian, I'm so proud of ISRO. इसरो इस वक्त क्या कर रही है, जो कि मैं इस वक्त का कंपैरिजन देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम कितना पीछे हैं एज अ सुपार को। हम पाकिस्तानियों को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना working for the next 50 years. और उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट आपने कंपैरिजन, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ BS प्रोग्राम फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इन 3 universities ओनली. इंडिया हैज़ ओवर 100 universities ऑफरिंग सिमिलर प्रोग्राम्स. Obviously हमारी प्रायोरिटी मुख्तलिफ है, हम मुझे लगता है कि है ही नहीं इस हमारी प्रायोरिटी. वी आर अ कैश स्टाफ्ड कंट्री, तो हमारी प्रायोरिटी हो भी नहीं सकती कि अब हम सैटेलाइट्स भेजें. आई थिंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट शुड बी गिवन फुल मार्क्स फॉर इसरो एंड रिवाइविंग. दे हैड अ स्पेस प्रोग्राम, बट आई थिंक द फंडिंग हैज़ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग मोदीज गवर्नमेंट. और इट गिव्स अ न्यू कॉन्फिडेंस टू एन एवरेज इंडियन कि यार हम कर सकते हैं. बाय द वे जो इसरो 1.9 बिलियन में कर रहा है, वो अमेरिकन $20 बिलियन बना के ये भी कर रहा काफ़ी है. सस्ता है इंडिया का. तो दुनिया बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग है कि एक हम तो न्यूज़ देखते हैं ना बेसिकली कि इंडिया ने ये कर दिया, अब इंडिया ने ये किया कैसे, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. हमारे एक मिनिस्टर फवाद चौधरी मेड अ जोक अबाउट, यू नो, I remember this. Last time जब उनका फेल हुआ था, you know, वो गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, ऐसे ही जंग में. बिल्कुल. At least they are trying. The astronauts are actually being trained right now. एक लाइन में कहें तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए चंदा मामा बहुत दूर के हैं, इसीलिए वो जमीन से भारत के चंद्रयान 3 मिशन को घूर घूर के देख रहा है. हिंदुस्तान जो है, इसने इससे पहले चंद्रयान 2 का जो ऑपरेशन किया था और वो चांद पर जाने की उनकी कोशिश थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी. और उससे पहले वो जो है तबाह हो गया था और ऑपरेशन फेल हो गया था, कामयाब नहीं हो सका था. उसके बाद हमने देखा था वहाँ पे हिंदुस्तान की जो थी वो स्पेस कंपनी सरकारी जो है, उसके जो साइंटिस्ट थे और जितने भी इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स वगैरह, उनकी तस्वीरें वगैरह चली थी, रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं. तो हमारे मीडिया ने वो तस्वीरें सारी दिखाई थी कि हिंदुस्तान की हालत मिशन नाकाम होने के बाद वो तबाह हो गया. और 2019 के बाद अब 2023 में उनके रोते हुओं का हमने ठट्ठा लगाया था, वो उन्होंने दोबारा चंद्रयान 3 लॉन्च कर दी. और आज वो लॉन्च हो चुका है, वो जा रहा है. और उसके बारे में जो उनका मिशन है, उसका जो मिशन है वो ये है कि वो 1 महीने का सफ़र तय करके पहुंचेगा चांद पे, और उसके बाद उसकी लैंडिंग होगी मून पे. और जब वो लैंड करेगा मून पे, उसकी सरफेस पे, तो उसके बाद तकरीबन कोई 1 लूनर डे, वो कहते हैं कि चांद का जो 1 दिन है, उस पे वो ऑपरेट करेगा वहाँ पे. और वहाँ पे जो भी उसने फाइंडिंग्स और जो भी रिसर्च इकट्ठी करनी है वो करेंगे. और उसकी कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे नीचे हिंदुस्तान में जो उसकी मदर कंपनी है उसके साथ. तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना भाईजान, वो तोशा खाना से शुरू होकर 2023 के इलेक्शन पे ख़त्म हो जाती हैं कि अल्लाह करे इंतखाब हो जाए और साफ शफाफ हो जाए. बट 4 years डाउन द लाइन आप देखें कि वो उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया. कई साल से पाकिस्तान अपने दम पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट नहीं भेज पाया है. अगर भेजा भी है तो वो भी अमेरिका और चीन की मदद से. पाकिस्तानी सुपार को अभी तक सिर्फ 5 सैटेलाइट्स भेज पाया है, और ये इसलिए है क्योंकि स्पेस प्रोग्राम छोड़कर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी अपनी फौज के लिए मिसाइल बनाने में बिजी है. उसे चलाने वाले भी पाकिस्तानी आर्मी से ही जुड़े लोग हैं. इसकी लैंडिंग एक्सपेक्टेड है चांद के उस हिस्से पे जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया, जहाँ के बारे में संभावना है कि वहाँ पे पानी है. उसका मुकाबला पाकिस्तानी करने का सोच भी नहीं सकते.
और पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भारत से पहले शुरू हुआ था, लेकिन उसकी नाकामी की क्या वजह है कि इसरो की तरह पाकिस्तान में सुपार्को है। तो सुपार्को के जितने चीफ हैं ना, आप पीछे रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो रिटायर्ड जनरल्स हैं। पाकिस्तान के दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर की तरह दूसरे जितने पाकिस्तान के गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, उसको आर्मी के जनरल, अब एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, उसका आर्मी जनरल से क्या ताल्लुक़। लेकिन चूंकि ये किसी भी इदारे को छोड़ते नहीं है, हर इदारे का एक बजट होता है। अब सुपार्को क्यों नाकाम है, बजट इसका अच्छा खासा होता है, वो खा लिया जाता है बीच में। इसरो ने अब तक 61 सालों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, जापान और फ्रांस जैसे 34 देशों की 431 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसियों में से एक है जो कमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह है। बात सिंपल सी है, कहां पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट्स और कहां भारत के 431 सैटेलाइट्स। ये गैप इतना ज्यादा है जिसे पाकिस्तान इस जन्म में तो कम नहीं कर सकता। हाँ, वो एक काम जरूर कर सकता है, और वो ये कि 23 अगस्त को टीवी पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का वर्ल्ड मेगा कवरेज देख सकता है और अपनी किस्मत को कैमरे पर कोस सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान कहां पे खड़ा है 2023 में? पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, हमारे पास स्कूलिंग में लोग वो उनके पास पोटेंशियल नहीं है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में है, इंडिया में लोगों के पास है। तो शुरू से वो ग्रूमिंग नहीं दी जा रही है हमारे पास चंद एक स्कूल ऐसे प्राइवेट जो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। फीस बहुत ज़्यादा है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ तक लेके जा सकते हैं अपने बच्चों को, वो भी फिर जो अच्छे होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं। मिशन चंद्रयान, मिशन मून जिसे कहा जा रहा है, चंद्रयान 3 के नाम से बड़ा पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, काफ़ी हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है, कामयाबी के बहुत करीब है। सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बताएं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगे, कामयाब हो या ना हो? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे, बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं। वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, तो उनको कामयाब होना चाहिए।